ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। तो राजेश, हम सभी का स्वागत करते हैं हमारे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो राजेश भाई, हमारे कार्यक्रम में जो आज का विषय है वो विषय है शरदकालीन गन्ने की फसल में सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण। बिल्कुल। तो इनसे जुड़े जो कोई सवाल हो तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट बैठे हैं। आप कागज कलम लेकर तैयार रहिए, नंबर बताएंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा, उत्तर प्रदेश। और साथ में डॉक्टर यूएस तेवतिया जी हैं, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। और अब बिना देरी के आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में अपने सहयोगी नरेश परासर जी के पास। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर तेवतिया जी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका भी, और साथ ही में सब हमारे जो श्रोतागण हैं उन सभी किसान भाइयों को भी राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब, गन्ने की जो फसल है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो नुकसान, और बिल्कुल अगर आप लोगों के सुझाव के अनुसार अगर खेती करें किसान तो बल्ले बल्ले हो जाती है जी। डॉक्टर साहब, इस समय शरदकालीन गन्ने की बिजाई तो सबने कर ही लिया है, किसानों ने, और है ना। तो अब किसान की आमदनी बढ़ाने की बात हो रही है हर जगह, है ना। तो गन्ने की फसल में क्या कोई सह फसलीकरण करके कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, और कौन कौन सी फसल हैं जिनको इस समय लगा सकते हैं? देखिए परासर जी, इस समय आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा है हमारे किसान भाइयों के लिए। शरदकालीन गन्ने की बुवाई जो किसान भाई है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उससे जुड़े हुए जिले राज्य हैं उनमें किसान भाई कर चुके हैं, क्योंकि शरदकालीन बुवाई करने का जो उचित समय है वो आपका 15 सितंबर से लेकर के 15 से 20 अक्टूबर के बीच तक है, और सामान्यतः उस बीच में मौसम बड़ा अच्छा रहा है, और मैं समझता हूं कि ज्यादातर किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की बुवाई कर ली है। जहां तक गन्ने का प्रश्न आता है, मेरा सभी किसान भाइयों से जो मेरा ये आज कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी से ये अनुरोध रहेगा कि गन्ना जो हमारा पूरे साल रहता है, लगभग 8 माह से लेकर के 12 माह तक गन्ना फसल खेत में रहती है, इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गन्ने की फसल एकल फसल के रूप में ना लें। जहां तक एकल फसल अगर आप हमारे किसान भाई लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही घाटे का सौदा है, और इसलिए सह फसली खेती लेंगे तभी उनको फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, सह फसली आपने कहा कि खेती करनी चाहिए, अब सवाल ये है कि फसल कौन कौन सी लगाई जाए गन्ने के साथ? हाँ, देखिए शरदकालीन गन्ने के साथ में फसलें जो चयन करने के लिए हमारे पास में बहुत फसलें होती हैं जो शरदकालीन गन्ने के साथ में बुआई की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने गन्ना बोया है और उन्होंने अभी तक सह फसली फसल कोई भी उसके साथ बिजाई नहीं की है, बुआई नहीं की है, तो अभी भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ कि गन्ना अभी उन किसान भाइयों का जम रहा होगा और किसी किसान भाई का जम करके पूर्णतः तैयार हो गया होगा। तो ऐसे किसान भाइयों गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो उनकी उस क्षेत्र के लिए जो मार्केट उनका बाजार है उसकी उपलब्धता है और वहां की मांग है, उसके अनुरूप फसलों का चयन करते हुए सह फसली के लिए चयन कर सकते हैं किसान भाई। मैं यहाँ पे कुछ फसलें बताना चाहूंगा। जैसे किसान भाई सरसों की बिजाई कर सकता, जो सबसे आसान और सबसे सरल है फसल है वो गन्ने के साथ में आपकी सरसों है। और अगर सब्जियों की तरफ हम जाना चाहें तो सब्जियां बहुत हैं जो किसान भाई इस समय लगा सकता है। फूल गोभी लगा सकता है, बंद गोभी लगा सकता है, और उसके बीच में टमाटर भी ले सकता है। साथ में प्याज है, प्याज की जो अभी पौध तैयार करी है किसान भाइयों, क्योंकि लहसुन का तो समय निकल चुका है, वरना लहसुन बहुत भी अच्छा पैदावार दे सकता था।
आलू किसान भाई अगर आलू करना चाहे तो बहुत अच्छा आलू का उत्पादन भी किसान भाई ले सकता है। तो ये सब्जियों की बात थी। अगर हम इसी में बीच में करें फूलों की खेती के लिए तो बहुत ही अच्छी आप फूलों की खेती भी गन्ने के बीच में कर सकते हैं, जिसमें आपका गेंदा है और आपका रजनीगंधा है, गिलेडिलस है। ये बहुत ही अच्छी पैदावार गन्ने की किसान भाइयों को मिल सकती है और मैं इसमें अभी आगे चल करके विस्तृत बात करूंगा। इसी तरह से अगर फसलों की बात करना चाहें तो सरसों की मैंने बात करी थी। इसके साथ में अगर हम वैसे हालांकि वैज्ञानिक अगर पहलू को देखा जाए तो गेहूं को हम नहीं संशोधित करते हैं, लेकिन अगर कोई किसान बोना चाहता है और उसकी मृदा की उर्वरता अच्छी है तो वो आप गेहूं की भी बुवाई कर सकते हैं। और अगर आप रिज बेड मेथड से करते हैं तो उसमें आपका मसूर है, चना भी है, इन फसलों की भी बिजाई किसान भाई कर सकता है। तो डॉक्टर साहब आपने अच्छी ये हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा जरिया बता दिया है कि आप सरसों भी लगा सकते हैं, सब्जी की कई फसलें लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, दलहनी फसलों को भी जो है गन्ने के साथ सह फसली खेती में आप बिजाई उसकी बुआई करके फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बार सुनने वालों को फिर से मैं बता दूं कि हमारा कार्यक्रम आज विशेष फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत। विषय है शरदकालीन गन्ने की फसल में सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण। विशेषज्ञ हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी। आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, आप मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। तो किसी भी तरह का सवाल इंडियन पोटाश लिमिटेड से कोई आपको खाद या कोई उससे संबंधित कोई सहायता से संबंधित कोई प्रश्न है, फसल से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो तुरंत आप फोन करें। फोन नंबर हमारे वही हैं जो अक्सर फोन इन में होते हैं, 23421082 23421082। दूसरा नंबर है 23421083 23421083। और इन नंबरों से पहले आप अगर दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं तो इन नंबरों से पहले दिल्ली का STD कोड जो है 011 वो आप जरूर लगाइएगा। डॉक्टर साहब फसलें आपने बताई कि सह फसलीकरण के अंतर्गत हम ये फसल ले सकते हैं। बात ये आती है कि 2 फसल आपने लगा दी है जी, तो उनका जो खाद का, सिंचाई का टाइमिंग और वो सब मैच करे तभी अच्छा, और ना प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है क्या? देखिए इसमें ये बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि हम उसमें जो फसल ले रहे हैं, देखिए सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, किसान भाई सभी जानते भी हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गन्ना जो है हमारा जम चुका है और या जमने की कुछ स्थिति में होगा। और उसके बाद में एक किसी किसान भाई का प्रश्न आ रहा है जी, पहले फोन ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। नरेश भाई सवाल ये है कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सहफसली खेती में जो बताई उसमें खूड़ से खूड़ की कितनी दूरी रखनी चाहिए और उर्वरक जो अन्य फसल बोई है उनके हिसाब से कितना बढ़ा के डालना चाहिए और पानी कितने दिन में देना चाहिए? बड़ा लंबा प्रश्न पूछ लिया है और इंद्रवीर जी ने। देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि गन्ने की जो आपने ट्रेंच मेथड से बोया है या आपने 90 सेंटीमीटर के फासले पे बोया है, उसी के अनुरूप गन्ने की 2 लाइनों के बीच में अगर आपने 90 सेंटीमीटर पे बोया है और आप सरसों की बुआई कर रहे हैं तो 1 लाइन आएगी। अगर आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो 1 लाइन आएगी। अगर आप सब्जी वाली मटर कर रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर पे 2 लाइनें आपकी आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आपने उसके साथ में प्याज लगाना चाह रहे हैं तो आपकी 4 से 6 तक आपकी लाइनें आ जाएंगी। तो अगर आप ग्लैडियोलस लगा रहे हैं तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में 90 सेंटीमीटर पे आप 2 लाइन ले सकते हैं उसमें। और अगर आपने ट्रेंच मेथड से बोया है, ट्रेंच मेथड में आपका 1 मीटर का फासला हो सकता है, 1 से लेकर के 1.5 मीटर का फासला हो सकता है। उसी हिसाब से आप उसमें लाइनें गन्ने की फसली खेती की ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये आपको विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा कि अगर आपकी आमदनी को बढ़ाना है तो गन्ने के साथ में सहफसली लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और उसमें आपका बाजार है, जैसे आपका बुलंदशहर आता, बुलंदशहर बहुत ही आपके NCR से लगा हुआ है, आप उसमें कोई सी भी सब्जी वाली फसल ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप सरसों को छोड़िएगा, सरसों बहुत ट्रेडिशनल हो गया, बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं। मेरा आपसे सुझाव होगा कि उसमें आप फूलों की खेती पे जाएं और आप सब्जियों पे जाएं। अगर आप फूलों की खेती लेते हैं
तो पूरा खेत है आपका, जैसे आपने 1 एकड़ का खेत है तो 1 एकड़ को आप 4 हिस्से में बांटिएगा और 15 दिन के अंतराल पे आप उसमें चाहे गेंदा ले रहे हैं, चाहे उसमें ग्लैडियोलस ले रहे हैं, इनके अंतराल पे अगर आप उसमें बिजाई कराएंगे तो आपको मार्केट रेट अच्छा मिलेगा और आपका प्रॉफिट जो है मैं समझता हूँ लगभग आपका 1.5 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें सुझाव कर सकते हैं। इसके साथ में आपने प्रश्न किया उर्वरक का देखिए, जो आपका गन्ना है उसकी जो उर्वरक की संस्तुति है वो तो आपको पूरी देनी पड़ेगी। साथ में जो हम सह फसली खेती ले रहे हैं उसकी 50% उर्वरक की मात्रा आपको देनी पड़ेगी। जैसे सरसों अगर आप लेते हैं तो सरसों में 120, 60, 40 के हिसाब से आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देने की संस्तुति है। इसका 50% के हिसाब से ले करेंगे तो 60 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन हो गया, 30 किलोग्राम फास्फोरस हो गया और 20 किलोग्राम आपका पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना जरूरी होगा। धन्यवाद इंद्रवीर भाई। एक और फोन आ गया डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बालिंदर बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। जी बताइए क्या सवाल है जी। सर, ये जो गन्ने के बीज आ रहे हैं इसमें इतना रोग आ रहा, कोई रोग प्रतिरोधक बीज नहीं है क्या? चाहे सामान्य का हो चाहे अर्ली का हो। देखिए बालिंदर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने कौन सी वैरायटी बो रखी है? हमने तो 38 बो रखी है जी, 18 बो रखा है, 018। तो बालिंदर जी आपने सबसे पुरानी वैरायटी ये बो रखी है। और देखिए 0238 CO 0238 बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं जान सकता हूँ कि अच्छी पैदावार होती है, लेकिन अब जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें रोग आ गया। अब एक तो लाल सड़न रोग आ गया बहुत ज्यादा, और भी रोग आ गए इसमें। तो एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि नई वैरायटी बहुत सारी है जिनमें ये रोग नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मील कौन सी पड़ती है? मोरना मील। हाँ, मोरना। केन विभाग के आप संपर्क में रहेंगे, बहुत सारे बीज हैं, आप नोट करें तो नोट कर सकते हैं। देखिए जो नई वैरायटी आई है इसमें CO 15023 है जो कि करनाल की वैरायटी है। 01523 में तो जी गिद्दड़ बहुत लगा, ऐसा तो सब कुछ चबड़ का भगा दे, ये ना रुकता इसमें। हाँ बिल्कुल, आपका अनुभव बिल्कुल सही है। और देखिए आपकी जो समस्या है बिल्कुल एकदम जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको पुराने दिनों की, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, ये जब कम बोते हैं ना लोग तो उसी में सारा खाते हैं। पहले 0238 को भी ऐसे ही खाते थे, इसको जो गीदड़ है। ठीक है, अब मैं दूसरी वैरायटी लिख लीजिए, ये आपकी बात सही है। एक COS 13235 है, लगा रखा है जी 35 तो हमने। हाँ, तो कैसा अनुभव है आपका उसका? इसमें 35 में वजन कम हो जी, 38 से 18 से दोनों से कुछ वजन कम दिखाई दिया। 38 से 18 से ब्यात तो ज्यादा होगा इसका। लिकाड़ कम है जी इसका, ब्यात ज्यादा है जी इसका। हाँ, गन्ना भी पतला रह जा। हाँ, थोड़ा पतला। देखिए जो भी वैरायटी में ब्यात ज्यादा होगा उसमें गन्ना थोड़ा पतला रह जाएगा, क्योंकि उतनी ही खुराक में ज्यादा पौधे होंगे तो उनके हिस्से में कम आएगा। आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। सीधा करके बोया जी सर। अच्छा, इसमें बीच में जो 2-2-3 अंगल का कांची में 3 आँख की कंची बनाई। हाँ, और उसमें 2-2-3 अंगल का फासला कर दिया, तो गन्ना फिर भी इसका मतलब मोटा नहीं हुआ इतना जितना इनका 18 का 38 का हो जा। बिल्कुल सही है। वैरायटी की ये एक इसकी अपना करेक्टर भी है। आप कितनी दूर पे लाइन से लाइन कितनी दूर पे बोई थी? यो तो हम इसमें वैसा ही बोंगा जी, सादा ही। फिर भी कितने इंच पे? सादे में तो किसान हर एक क्षेत्र में ना अलग अलग दूरी रखते हैं। ऐसा होगा जी कम से कम 2 फुट पर। हाँ, तो बहुत कम है दूरी, तो ये कम दूरी, इसमें गन्ना पतला ही रहेगा फिर इसका। लेकिन आपकी बात सही है, 18 और 38 उनमें, लेकिन एक मूड़े में गन्ने की संख्या बहुत कम होती है, वो मोटा हो जाता है गन्ना। कुछ वैरायटी का भी करेक्टर है। आप एक वैरायटी और कीजिए थोड़ा सा ट्राई, अगर उधर सूट कर जाए गहरी जुताई कीजिए। आप गहरी जुताई करेंगे तो गन्ना गिरेगा नहीं, आपकी जड़ें नीचे तक जाएंगी। आपका ये एक COL के 14201 है, ये लगाया आपने क्या? यो आपका सोच रहे जी लगाने की, गांव में है हमारे। हाँ, तो उनसे भी पूछ सकते हो इसके बारे में। तो ये गन्ना बहुत ही ठोस होके चलता है और गिरता भी कम है। और अब नई वैरायटी आ रही है, आप उसको भी लगा सकते हो, लिख लीजिए आप। एक COL के 16202 है वैरायटी। अभी इसका बीज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपको इसको ट्राई करके देखिए, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और एक वैरायटी लिख लीजिए जो बड़ी ठोस वैरायटी है आप, वो है COS 18231। नई आई जी अभी? ये भी बिल्कुल नई आई है, ये भी 16202 के साथ ही आई है। ये बहुत ही
अति नवीन वैरायटी हैं ये दोनों जो बताई है मैंने बाद में। और इनका हो सकता है बीज आपको थोड़ा कम मिले, लेकिन जितना मिले आपके इसमें फरवरी में इसको बो लीजिए। इसका बीज मिल जाएगा जी, हम वहाँ धामपुर मिल में जो हमारे रिश्तेदार है उन्होंने लगा रखी है। हाँ, इसको ट्राई कीजिए, इनकी भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। ये मैंने आपको वो वैरायटी बताई है जो बिल्कुल इस क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में इस समय टॉप में किसान इनको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल है आपका? बालेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। एक अगला फोन आ गया, डॉक्टर साहब वो लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नरेश भाई बोल रहे हैं ना? सतीश बोल रहा है सर। सतीश भाई कहाँ से? वपुड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। जी सतीश भाई बताइए। मैं नरेश ही बोल रहा हूँ, बताओ सवाल क्या है? पीछे भी प्रश्न सर, सह खेती तो कर ही नहीं पा रहे किसान, कोचिंग ही नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण? हरियाणा में तो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं सर। ये जो बाड्रम भी गलती कर रहा है। किस सह फसलीकरण की ट्रेनिंग की बात कर रहे हो आप? हाँ सर। तो ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? आपने इतने दिन तक किसान नहीं कर रहे हो आप। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है, ये खतवर द्वार भी नहीं पा रहे हैं आपसे। तो सतीश भाई सुनो, ताश खेलते रहते हैं। हाँ ये देखो, ये तो फिर कमी हुई ना। अगर आमदनी बढ़ानी है, पैसे कमाने हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सतीश भाई का फोन कट गया है जी। और जैसे ये कह रहे थे कि भाई बिना मेहनत के डॉक्टर साहब कुछ मिला है क्या? देखिए, मेहनत तो खेती में करनी पड़ेगी, और खेती में बिना मेहनत के तो संभव नहीं है कि आपको अच्छा उत्पादन मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम बात सह फसलीकरण की कर रहे हैं, और भी शायद भाई सुनेंगे तो वो इससे प्रभावित तो होंगे, इस पर और भी चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर तेवतिया से पूछना चाहूँगा जी, जैसे इंडियन पोटाश लिमिटेड है, बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग उस पर सतर पे जो है किसानों की मदद कर रही है। किस किस तरह से कर रही है? कहाँ कहाँ किसान किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं इससे? देखिए, IPL इंडिया की उन पुरानी कंपनियों में से है जिन्होंने सबसे पहले किसानों की सेवा शुरू की जी। 1955 से लेकर 70 वर्ष हो गए हैं IPL किसानों की सेवा में जी जान से लगी हुई है। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, रोकता हूँ आपको। एक फोन पहले लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अवश्य। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं जी? ग्राम कैली, जिला मेरठ से हरिश्चंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी। जी शर्मा जी बताएं, क्या सवाल है? 2 प्रश्न है जी मेरे। कोई बात नहीं, पूछो। एक तो ये है कि ये जो शरदकालीन गन्ना बोया है, इसमें टमाटर की फसल भी सरसब्ज हो जाती है क्या? जी। एक दूसरा ये है जी, अगर जो ये SSP और दूसरा ये डाई, इन दोनों की विशेषता अलग अलग क्या है और कौन सा इसमें ज्यादा फायदेमंद है? जी एक एक करके आपके सवाल लेते हैं जी। डॉक्टर साहब बताओ। देखिए, पहला प्रश्न इनका है कि डाई और SSP। देखिए, SSP और डाई का दोनों ही फास्फोरस को देने का एक पूरा खाद है। जो अगर फास्फोरस तत्व हमको देना है तो डाई से भी दिया जा सकता है, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट से भी दिया जा सकता है। सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा DAP की अपेक्षाकृत लगभग 3 गुनी ज्यादा पड़ती है। और एक प्लस पॉइंट है, DAP में जैसे नत्रजन की मात्रा मिल जाती है आपको 18%, और उसमें SSP में सिंगल सुपर फास्फेट में 12% आपको सल्फर और मिल जाती है। तो दोनों ही खादों का अपना अपनी जगह अलग अलग महत्व है। एक में आपको यूरिया मिल जाती है और एक में आपको सल्फर मिल जाती है। लेकिन अगर आप उपलब्धता की बात करें, वैज्ञानिक बात करें, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट में मिलती है तो DAP के स्थान पे आप SSP डालेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी घुलनशीलता ज्यादा है और सल्फर की उपलब्धता हो जाती है। दूसरा जवाब था जी टमाटर की सह फसलीकरण में। हाँ, टमाटर देखिए, टमाटर की जो सह फसली खेती है, अगर आपने ट्रेंच मेथड से गन्ना बोया हुआ है और आपको पौध टमाटर की तैयार है, तो आप बेहिचक उसमें शर्मा जी टमाटर की लगा दीजिएगा। और साथ ही साथ में स्टिकिंग जरूर करनी पड़ेगी, उनको सारा जरूर देना पड़ेगा, और बहुत अच्छी फलत आपको गन्ने के साथ में मिलेगी। और अच्छी तरह से, इसका सबसे बड़ा बात है जो क्यों मैं गन्ने की सह फसली खेती के लिए शरदकालीन कहता हूं, क्योंकि दिसंबर से लेकर के और 15-20 फरवरी तक गन्ना सुसप्त अवस्था में रहता है, और उस अवस्था का सदुपयोग करने के लिए, खाली स्थान को सदुपयोग करने के लिए आप सह फसली खेती करेंगे तो आपको अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसके अंदर कबाड़ नहीं हो पाएगा, खरपतवार नहीं हो पाएगा। और जब खरपतवार नहीं होगा, उसमें सह फसली खेती करेंगे तो गन्ने की फसल की जो आप जब ब्यात करने पे आएगी तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। डॉक्टर तेवतिया कुछ जोड़ना चाहते हैं? धन्यवाद। हाँ सुनिए, आपके मतलब की एक और चीज बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, जो बाकी चीजें तो डॉक्टर साहब ने बता दी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सिंगल सुपर फास्फेट और DAP में। देखिए, आप अपनी मिट्टी की pH टेस्ट कराइए। ठीक है जी। pH अगर आपकी 8.5 से ज्यादा है तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ये एसिडिक फर्टिलाइजर है।
मतलब एक बार दोबारा बताओ, ये जो क्या बताया आपने 85 है या 15 है? नहीं, देखो पीएच का नाम तो सुना होगा ना आपने। हाँ जी। अपने मिट्टी की पीएच टेस्ट कराओ आप, बिल्कुल छोटा सा टेस्ट है, किसी भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाओगे सबसे पहले पीएच थोड़ी देर में आपको बता देगा वो जी। तो 8.5 यानी 8.5 से पीएच आपकी अगर ज्यादा है तो आपके खेत में सिंगल सुपर फास्फेट बहुत लाभदायक होगा। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि वो आपके खेत की पीएच को नीचे लाएगा यानी कम करेगा, और जैसे ही आपकी पीएच कम होगी और 7 के आसपास आएगी तो सारे न्यूट्रिएंट जो खेत में पहले से पड़े होते हैं अघुलनशील रूप में, यानी वो घुलते नहीं है और पौधे को नहीं मिल पाते, तो वो भी घुलने शुरू हो जाएंगे और वो बिना डाले ही जो खेत में पड़े हुए हैं वो उसको आपकी फसल को मिलने शुरू हो जाएंगे। उससे उनको भी फायदा हो जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ, फसल को। और अगर आपकी पीएच आती है 5.5 से नीचे तो आप फिर डीएपी इस्तेमाल कीजिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे लिए अगर हम देश की बात सोचते हैं किसान होके, तो भी हमको सिंगल सुपर फास्फेट इसलिए डालना चाहिए क्योंकि डीएपी लगभग 60 से 65 लाख टन हमारी गवर्नमेंट बाहर से मंगाती है विदेश से। अच्छा जी। और जो कि बहुत महंगे दामों में आती है, तो चाहे बेशक आपको कुछ सस्ता करके देती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का पैसा जाता है उनको विदेशी कंपनियों को। जो सिंगल सुपर फास्फेट है ये हमारे देश में बनता है, तो अपने देश का पैसा अपने देश में। हरिश्चंद्र जी देखिए, फायदे डॉक्टर साहब ने कितने बता दिए हैं, अब आप इनके अनुसार जो है इस्तेमाल कीजिएगा। और सिंगल सुपर फास्फेट में 21% कैल्शियम भी मिलेगा। अलग से जो कुछ किसान भाई कैल्शियम डालते हैं ना, वो कैल्शियम भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी सिंगल सुपर। तो शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब अब हम बात कर रहे थे कि आईपीएल किस तरह से मदद करता है किसानों की, किस किस स्तर पर करता है। हाँ देखो, इससे पहले मैं एक और थोड़ी सी बात किसान भाइयों को बता दूं गन्ने में सहफसली खेती से। जी बिल्कुल। वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह सारी फसलों का बताया, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगा कि फरवरी में 15 फरवरी के बाद में जी गन्ना उठना शुरू हो जाता है, गन्ने की ग्रोथ शुरू हो जाती है। जी। तो ऐसी फसल का चुनाव करें हमारे किसान भाई के जो फरवरी तक उसको साफ कर दें गन्ने के खेत से, और उसकी निराई गुड़ाई और फिर उसको ब्यात का टाइम दें, उसको टिल्लिंग करने का और ग्रोथ का। अगर आपकी क्रॉप मार्च के एंड तक इतना ज्यादा वो रह गई सहफसली के उसको छाया और उसको आप कृषि क्रियाएं उसमें नहीं कर पाए, उसकी खुदाई नहीं कर पाए, जब क्योंकि एरेशन बढ़ता है उसमें, तो उसके फसल में हमारी गन्ने की फसल की वृद्धि प्रभावित होगी। तो छोटे जो टाइम की फसल है वही लगानी चाहिए। हाँ, मतलब पहले लगा दो। पहले, सबसे बढ़िया तो ये है कि बोते समय में ही सहफसली खेती लगाओ, और इनमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आलू, प्याज और लहसुन और या चना लगा सकते हो, ये बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन अगाई लगाएं, अगेती लगाएं, जिससे कि फरवरी में वो जो क्रॉप है निकल जाए। फिर गन्ने की क्रॉप जो फरवरी मार्च में जब बढ़नी शुरू होती है तो बहुत अच्छी होती है। अब आप आईपीएल के बारे में पूछे, देखिए आईपीएल एक ऐसी कंपनी है जी जिसने सबसे पहले, जब इफको ग्रुप को भी नहीं थी जी, उससे पहले म्यूरेट ऑफ पोटास उसका जो है घर घर जाके किसानों को बताना शुरू किया भी पोटास के क्या लाभ होते हैं, और तब से अब तक पोटास की बिल्कुल फर्स्ट नंबर की सबसे लार्जेस्ट आया तक कंपनी, हम सबसे ज्यादा आए। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, तो अच्छी बात है, ये तो किसानों की सेवा के लिए बैठे हैं, फोन लेते हैं जी, देखते हैं किस किसान भाई का फोन है। हेलो हेलो। राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सुरेश पाल सिंह बोल रहा हूँ, गांव खड़खड़ी, जिला बागपत से। जी बताएं क्या सवाल है। पहले तो सबको राम राम, डॉक्टर तेवतिया जी को भी खासकर राम राम। राम राम साहब, राम राम। डॉक्टर तेवतिया जी, जैसे आपने डीएपी के बारे में बताया, अगर एक किसान जो है डाई ज्यादा डालता है, 5 गड्ढे खरीदता है, तो 5,500 रुपए उसको गवर्नमेंट वहन करती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान कहते हैं हमारी गवर्नमेंट मदद नहीं करते। बस ये आपने सही बात की है जी। अगर 10 कट्टे एक आदमी ने खरीदे, कितना पैसा गवर्नमेंट उसके ऊपर कर रही है। और जो आपने ये कहा ना कि आप स्वदेशी को इस्तेमाल करिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपसे शिकायत है डॉक्टर तेवतिया जी। हाँ जी बताइए जी। जैसे आप गन्ने की पाठशाला मंगल के दिन करते हैं जी, तो जैसे गेहूं का सीजन शुरू हुआ था, मैं पिछले उसमें नहीं था, आप एक गेहूं के बारे में भी
एक पाठशाला सोमवार को शुरू कर देते तो आपका बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इधर मुजफ्फरनगर, इधर हमारी जो ये शुगर मिल के किसान है ना जी, हमारी 3 शुगर मिल है यहाँ। जी जी। तो ये हमने उन किसानों के लिए शुरू किया था, लेकिन किसान भाई तो गेहूं के बारे में भी पूछ लेते हैं हमसे क्वेश्चन, और हम उनको बिल्कुल बताते हैं, और आप पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आईपीएल तो सारे देश में, कोई ये नहीं कि एक जिले में, कोई भी कॉर्नर गांव ले लीजिए, वहीं आईपीएल का जो उर्वरक है, खादों का, वहीं पे पहुंचता है सब जगह। अरे साहब, मैंने तो आपको बागपत में कहा था, आपने बताया वहाँ यहाँ नहीं मिलता, तो मतलब आपने बताया वहाँ बोर्ड लगा है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ भी का। कहाँ पे गए आप बताइए? इसमें गया था तितावी में। तितावी में क्या चाहिए था आपको, किस चीज की जरूरत थी बताइए? गेहूं के बारे में, ये आईपीएल गेहूं में डालने के लिए, वहाँ था ही नहीं। आईपीएल का क्या खाद? हाँ। कौन सा खाद चाहिए आपको? जैविक खाद है ना, ये आईपीएल वाला। अच्छा, जैविक खाद। अच्छा, ये किसान मित्र जो है। जी जी। आपको कोई समस्या रहे करे तो बागपत में ही खेकड़ा तहसील पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का। खेकड़ा में? हाँ, खेकड़ा में है। तो आप वहाँ पे भी पहुँच करके कोई भी तकनीकी जानकारी है, गेहूं से, गन्ने से संबंधित है, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए बने हुए हैं, वहाँ पे तकनीकी जानकारी लेगी। वो तो डॉक्टर साहब आप ठीक करें, यहाँ से वो खेकड़ा स्टेशन पर उतरो, तब वहाँ से रिक्शा में जाओ, दूर पड़ा है, वहाँ डॉक्टर शामली वाले मलिक जी भी हैं। हाँ बिल्कुल, शामली वाले मलिक जी वहाँ पे हैं, जो गन्ने पाठशाला में आते हैं। हाँ, गन्ने पाठशाला में भी वो भी आते हैं, और अच्छे हैं वहाँ पे डॉक्टर, और भी विशेषज्ञ हैं वहाँ पे। आप उनसे अच्छा है वहाँ, लेकिन दूर पड़ता है यहाँ इस क्षेत्र के लिए। हाँ, ये समस्या है थोड़ी। अब देखिए, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम है 1 घंटे का है, और इस 1 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा पूरे देश के किसानों को शामिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत विस्तृत बात और विषय सब्जेक्ट फसलों पे हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारी एक साथ मजबूरी है, हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन हमारी ये मजबूरी है। डॉक्टर साहब, आईपीएल पे वापस आते हैं जी। किसान भी देखो कितनी रुचि ले रहे हैं आईपीएल में। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसानों की सेवा की जो आप बात कर रहे हैं, जी, देखिए, आईपीएल एक ऐसी कंपनी है कि जो वाजिब दामों में कभी भी गलत फायदा अपने उत्पादों से नहीं उठाया आईपीएल ने। और जो आईपीएल का सिद्धांत ये रहा है, और हमारी टैग लाइन, हर एक का एक टैग लाइन होती है ना, क्या नारा जो होता है, जी, नारा, वो भी हमारा ये, हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। क्या बात, मतलब आपकी मतलब किसान की खुशहाली में, और किसी कंपनी का ये नहीं है। जी जी जी। और ये केवल नारा ही नहीं है, इसको हम जो है क्रियान्वित भी करते हैं, इसको हम रखते भी हैं। जी जी जी। जब ऐसा मौका आया कि बहुत महंगाई है, उस समय भी हमने पैसे घटाए हैं अपने खातों पे, और हम कोई मार्जिन नहीं, कुछ नहीं, जो भी वाजिब दाम होते हैं उस पे देते हैं। और दूसरी जो सबसे बढ़िया बात है, आईपीएल के खादों को, कोई भी प्रोडक्ट हो, उत्पादों को किसान आंख बंद करके खरीद सकता है, उसके क्वालिटी की, गुणवत्ता की गारंटी है, बशर्ते आईपीएल के नाम से ऐसे ना उसमें पड़ जाए कि गलत दूसरे के नाम से, गलत हाथों में ना। ये कि असली आईपीएल का ही ले। जी जी जी। क्योंकि बहुत सारे हमने पकड़े कि आईपीएल जैसा बोरा बना दिया, ये बना दिया, वो करके ऐसे करते हैं। तो उनसे मैं किसानों से निवेदन करूंगा, ऑथराइज जगह पे से जहां आईपीएल के उत्पाद मिलते हैं वहां से लें। और 2 चीज की हमने गारंटी दी। तीसरी बात यह है कि हम किसानों के लिए जो एक्सटेंशन प्रमोशन की एक्टिविटी करते हैं, शुगर मिल वालों के लिए तो हम सस्ते दामों पे बीज दिलाते हैं उनको। उनके लिए जो है हमने कृषि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं, रोहाना में भी, तितावी में भी। वहां पे हमारे सारे उत्पाद जो है वो उपलब्ध हैं वाजिब दामों में। और किसानों के लिए जो कृषि सलाहकार हमने नियुक्त करे हैं, वो उनके लिए कृषि सलाह। और सबसे बड़ी सेवा तो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि पहली मेरी नॉलेज में गन्ने की पाठशाला जो केवल गन्ने को समर्पित हो, वो पहली बार इंडियन पोटाश लिमिटेड ने शुरू की है। और केवल 1 साल नहीं, आज दूसरा साल है, दूसरे साल के भी हम अंतिम पड़ाव पे हैं। दिसंबर में शुरू की, 2 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और 1 महीने में 2 एपिसोड होते हैं। तो आप ये देखिए कि 24 महीने में 48वां हमारा एपिसोड है। हमने हर एक पॉइंट पे किसानों को टच किया और उनकी समस्या और उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दिया। और फिर एक बार हम खुश हैं आपकी खुशहाली में, और आईपीएल आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। 70 साल हो चुके हैं, 1955 से आईपीएल किसानों की सेवा में तत्पर।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपने पूरा आईपीएल किस तरह मदद करता है ये बता दिया। डॉक्टर मिश्रा जी अभी कही कि भाई उर्वरक भी हम उपलब्ध कराते हैं जी। गन्ने की बात हम कर रहे हैं जी, शरदकालीन गन्ने की, तो उर्वरक का प्रबंधन शरदकालीन फसल में कैसे करना है? देखिए जो शरदकालीन गन्ने किसान की जो बुवाई है। फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन ले लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। जी हेलो। हाँ जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? मैं जयपाल सिंह बोल रहा जी, ग्राम घसौती तहसील रामपुर जिला सहारनपुर यूपी से। बताएं सवाल। सवाल ये है जी, हमारे पास वो है 018 गन्ना नया है जी, उसे काटने की फिलहाल मजबूरी है, तो उसे काटने के बाद कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका है कि वो आपकी बाबक फसल कटाई करेंगे आप? हाँ जी कटाई करेंगे। कब का बोया हुआ है, कितना टाइम हो गया उसका गन्ने कटाई का? ना जी खरसा का बोया हुआ है जी, गर्मी का। तो अभी क्यों काटने की जरूरत पड़ रही है उसकी? वो कारण क्या, कोई बीमारी आ? मजबूरी है। नहीं मजबूरी है तो क्या फिर उसकी फिर पेड़ी रखेंगे, गन्ना बिल्कुल हटा देंगे? नहीं जी पेड़ी रखने चाह रहे जी। अच्छा पेड़ी रखना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आप गन्ना काटना आपकी मजबूरी है, और आपका रामपुर तहसील बता रहे हैं आप? हाँ जी हाँ रामपुर तहसील। हाँ तो ननौता आपकी शुगर फैक्ट्री पड़ती होगी? हाँ जी ननौता, तो ठीक है आप उसकी सप्लाई आप काट सकते हैं। गन्ना जमीन की सतह से मिला करके काटिए। पहली बात तो ये है कि गन्ना की जो कटाई करें वो बिल्कुल जमीन की सतह से मिला करके कटाई करें, और सतह से कटने के बाद में आप उसकी जो पत्तियां हैं हटा दें, और पत्तियां हटाने के बाद में उसकी जुताई करके और उसमें पानी देंगे। पानी देने के बाद जुताई करिए। जुताई करने के बाद में हल्की सी उसमें यूरिया की ड्रॉप डस्टिंग जरूर करा दीजिएगा। हाँ यूरिया जरूर डलवा दीजिएगा, और उसके बाद में वो पत्ती को बिछा दीजिएगा। बिछा करके तो इससे क्या है कि आपका गन्ना अगर फूटता है, जैसे अभी तापमान जिस तरह का चल रहा है, अगर यही तापमान अभी 15-20 दिसंबर तक चला गया तो निश्चित रूप से आपके गन्ना फूटना शुरू हो जाएगा। तो इस गन्ना जो फुटाव करेगा तो उसमें अगर आपने खेत में ताकत नहीं रही और उसमें जुताई नहीं की, आपने पानी नहीं दिया, तो वो फिर आपका पाला जो पड़ेगा आगे चल करके उस पाले को सहन नहीं कर पाएगा। और बेहतर ये अगर होगा, उसके लिए मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इसी में आप 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर यूरिया जो डालेंगे उसी में सल्फर और मिला देते हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि उसमें गर्माहट रहेगी, और पाला जो अगर पड़ेगा भी तो उस फसल से आपके गन्ना की जो मॉल है वो आपकी खराब नहीं होगी और गन्ना आपका बच जाएगा और अच्छा जवाब देगा। डॉक्टर तेवतिया भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी। देखो किसान भाई, आपने जो वैरायटी बताई 18, तो आपने अपने आसपास के किसानों से सुना होगा कि इसमें पेड़ी कम फूटती है। इसमें जो है ये काफी किसानों की ये रहती है कि भाई पेड़ी जितनी फूटनी चाहिए उतनी नहीं फूटती है। तो किसान इसको दिसंबर में ना काट के फरवरी के शुरू में काटते हैं। अगर जैसे मजबूरी है तो आप एक तो डॉक्टर साहब ने जो बताई वो चीजें कर लीजिए, और अगर वो आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से तो आप एक काम और कर सकते हैं, उसको बिल्कुल सतह से काट के जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसमें आप पाती फैला दीजिए पूरे में। हाँ पाती फैला के और उसमें बस पानी दे दीजिए, बस कुछ मत कीजिए, बिल्कुल आपका खर्चा भी कम होगा और वो पाले से उसको बचाए रहेगी। और जैसे ही आपकी फरवरी टेम्परेचर ज्यादा आएगा उसमें जो है आपका वो शुरू हो जाएगा जमना। एक समस्या रहेगी, अगर 1% अगर फूट गई और निश्चित रूप से अगर 15-20 दिसंबर तक का मौसम इसी तरह का चला गया तो निश्चित रूप से जमाव करेगा, क्योंकि स्टेबल रूट है। अगर स्थापित रूट है, अगर फूट गई ना तो फिर स्थिति फिर आपको वो पाले से बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो उस स्थिति के लिए हमने कहा कि अगर आप थोड़ी सी यूरिया और सल्फर डाल के चलेंगे तो आपको फायदा देगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आएगा। नहीं देखिए, जो अगर पाले की चीजें हैं वो 2 तरीके से रुकेंगी। एक तो हमने पाती बिछा दी उसमें, और एक हल्का पानी लगा देंगे तो वो पाले को रोकेगी, पाले के प्रभाव से बचाएगी उसको। चलो जी जयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब उर्वरक प्रबंधन की बात चल रही थी, उस पे बताएं क्या क्या। हाँ उर्वरक प्रबंधन की जो बात चल रही थी कि उसमें देखिए ऐसा है कि जो किसान शरदकालीन गन्ना बो चुके हैं तो उसमें तो अब उन्होंने बुवाई के समय पे जो उनको नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश देना था वो उसमें अब दे चुके हैं। अब तो केवल ये है कि उसमें तो हल्का सा पानी लगाते रहिएगा, क्योंकि अब कोई भी उर्वरक उसमें इस समय पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं फिर एक बात उसको ये कहना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने गन्ना बुवाई के समय पे अगर सल्फर नहीं दिया है तो ऐसे किसान भाई जैसे ही पाला पड़ना शुरुआत होती है, धुंध छाना शुरू होती है, वैसे ही घुलनशील सल्फर, बेटेबल सल्फर का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर आप उसका छिड़काव कर देते हैं तो बहुत उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे गन्ने में गर्माहट रहेगी और गन्ना बहुत अच्छी आगे चल करके अच्छी ग्रोथ करेगा।
ठीक है, तो एक तो ये करके चले। और जो कुछ किसान भाई बीच बीच में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते कि साहब अब गन्ना जमाव हो गया, 30-35 दिन का या 40 दिन का हो गया, लाओ इस पे यूरिया डाल दें, तो मेहरबानी करके अभी यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल सह फसली खेती जरूर की है, तो उसको आप, जैसे आपने आलू लगा लिया है तो आलू में आप यूरिया की मिट्टी जब चढ़ाएंगे तो उसमें यूरिया देने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने सरसों बोई है तो सरसों में भी आपको यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने ग्लेडुलस लगाया है या फूल की खेती कोई लगाई हुई है तो उसमें भी आपको यूरिया देने की या पानी देने की जरूरत पड़ रही है, उर्वरक की जरूरत पड़ रही है, तो वो आपको देने की आवश्यकता रहेगी। सह फसलीकरण में जो सह फसल है जी, उसमें जो खाद की मात्रा जितनी भी स्तुति की गई है वो डालनी है। गन्ने में फिलहाल, गन्ने में देखिए जो भी सच क्रियाएं अब की जाएंगी वो सह फसली खेती में करने की जरूरत है। गन्ने में अब कोई भी आपको काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्यों गन्ना अब डोरमेंसी की तरफ जाएगा। जी एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। जी। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं जी? मैं बालिंदर बोल रहा जी, मुजफ्फरनगर से। जैसा ये 18-0-18 की बात बता रहे काटने की। हाँ जी। अगर इस 38 को काट दे तो जी इसमें तो फुटाव हो जा, इस टेम्परेचर में भी जो चल रहा सब कुछ तापमान से, बालिंदर जी मैंने आपको बताया कि सब तापमान से निर्भर करता है। अगर आपका तापमान यही, मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि 20 दिसंबर पे तापमान क्या होगा। अगर आपने आज गन्ना काट दिया और आज 3 तारीख हो रही है और 20 दिसंबर पे आप जाकर के करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बावक फसल जो है वो फूटेगी ही फूटेगी, उसको हम नहीं रोक सकते। मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था जी। जी। जैसा गन्ना फुटता गया और हमने पत्ती को इसमें से हटा कर उसको बहा जोत दिया जी, तो इसमें सरसों बखेर दे जी, वो सबसे बढ़िया रहेगा, हरे का भी काम करेगी और जो पड़ा पड़ेगा उसको भी रोकेगी। नहीं, देखिए सरसों अगर आप अभी तो फायदा आपको दे जाएगी, लेकिन अभी जो पीछे हमने बात करी थी कि आपका जब फरवरी में जाकर के जब कटने का टाइम आएगा तो क्योंकि इस समय सरसों फसल के लिए नहीं जी, पशुओं के लिए होता। हाँ, पशुओं के लिए ले सकते हैं आप, पशुओं के लिए ले सकते हैं। हाँ, चारे में आपको अगर लेना है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी लेके चलेंगे तो गन्ना जब फरवरी में कटेगा तो सरसों उसको ढक लेगी और गन्ने का जो है बढ़वार रुक जाती है। इसलिए हम ज्यादातर सरसों को उसमें रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आप जो आपका दिसंबर या जनवरी तक आपकी अगर खेत खाली हो जाता है तो आप सरसों बोइए। अगर जनवरी तक खेत खाली नहीं करते तो फिर उसमें आप सरसों, वो तो पाले को रोकने की वजह से घेरने जी, पशुओं के काम आ जाएगी फिर वो। हाँ, वो आपको देखना है कि पाले कि देखो पशुओं के लिए अगर खिलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 40-45 दिन तक की खिला सकते हैं, तो 40-45 दिन के 45 दिन में तो काफी, हाँ वो तो बेच भी सको जी, हमारी आय भी बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं, हाँ 45 दिन का अगर आप उस समय चारे की समस्या रहती है तो आप बेच सकते हैं बाजार में ले जाके। सरसों के साथ जो आपकी बरसी में उसके साथ में सरसों खूब बिकती है तो आप बेच भी सकते हैं, अगर वो आपको मैनेजमेंट करना है। देखिए डॉक्टर साहब एक फोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? मैं बसेश्वर बटार बोल रहा जी, गाँव रंडेड़ी, जिला सहारनपुर, यूपी से। जी बताएं क्या सवाल है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, एक मेरे साथी है ब्रजपाल जी, मेरे पास भी गाँव पड़ता है राम सवाला जी। जैसा कि गन्ना आपने किसान को बताया था कि जैसा गन्ना है उसको पत्ती फैलाकर उसको सल्फर लगाकर यूरिया लगाकर पानी डाल दो हल्का सा जी। तो इसी कारण से जो गोब फूटती है, गोब के अंदर एक कीड़ा होता है, उसमें कीड़ा जी, उसकी बोल को कीड़ा खा लेता है वो। और उस कीड़े की रोकथाम के लिए हमें उस दवाई के लिए जानकारी चाहते हैं। जहाँ वो बोलता है जैसा गर्मी पड़ती है मार्च के अंदर, तो उसके अंदर मार्च में कीड़ा उत्पन्न हो जाता है उसी गोब में, उसको कहते हैं अर्ली शूट बोरर, अगेती तना छेदक, जिसको आप लोग कनशुआ भी कहते हैं आपकी भाषा में, आपके सहारनपुर की भाषा में अगर हम उसको कहें तो कनशुआ भी कहते हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो आता है कनशुआ, वो आपका जाके आता है मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल मई तक, ठीक है। तो तब तक आपकी जो भी फसली खेती होगी वो कट जाएगी, तो उस समय अभी आपको उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 महीने तक गन्ने में कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। अगर उस समय लगता है तो आप फिप्रोनिल, एक दवा आती है, दानेदार दवा है, 0.3% की दवा है, 0.4% की, उस फिप्रोनिल को आप 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की जो खूंड है, जो लाइनें हैं, उसमें अगर आप डाल देते हैं तो वो आपका जो अर्ली कनशुआ है, अगेटी सूट बोरर है, वो आपका नियंत्रित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर तेवतिया जी कुछ जोड़ रहे थे जी बालिंदर भाई की बात में। हाँ, देखो बालिंदर जी बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जी, और वो क्वेश्चन पूछने से ही पता चल जाता है और कितने इच्छुक हैं जी। देखिए, ये अगर उसमें पाले से भी बचाना चाहते हैं तो मैं एक जो बरसिम है जी, अगर इनका बरसिम, और एक तो इन्होंने सरसों में अपना दिमाग लगाया, अच्छा है।
लेकिन मैं कहूँगा कि जो गन्ने के कूड़ हैं उनको छोड़ के बीच में, उनमें से दोनों तरफ से 6-6 इंच छोड़ दें जी, और बीच में जुताई करके ये बरसीम बो दें उसमें, तो वो पाले को भी रोकेगी। बरसीम की एक दो कटाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं, उनको खड़ा भी बेच सकते हैं, बरसीम को ले जाएंगे चारे वाले जी। उसमें सरसों के मुकाबले में जो एडिशनल फायदा होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। जब उसको जुताई कर देंगे तो उसमें खेत में ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा बहुत, क्योंकि जो बरसीम से ऑर्गेनिक मैटर काफी हो जाता है उसमें, उसकी जड़ा वड़ा आपने देखा होगा, पूरा एक लेयर सी बन जाती है पूरा खेत में। तो उसको जब ये मिट्टी चढ़ाएंगे तो वो सारा खाद जो है वो उनके खूड़ में पहुंच जाएगा। दूसरी एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्हों की मजबूरी है जो किसानों की जी, इन्होंने जनवरी में या दिसंबर में इनको काटना पड़ गया, तो ये उसमें पाती फैलाएं और उसमें पानी लगाएं जैसे मैंने पहले, और जैसे ही फुटाव हो तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया सल्फर का जो घोल का स्प्रे जो करते हैं वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर वो जो फुटाव है उन पे ये स्प्रे कर दें किसान तो उनको भी वो अच्छी ग्रोथ दे पाएगा। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर तेवतिया जी ने दी है। तो कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी राम राम। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे शिवनंदन लाल।